नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और चुनावी मौसम है, ऐसे में बयानवीरों की अब कमी नहीं है। भले ही गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, लेकिन चर्चा नरेंद्र मोदी की सबसे ज़्यादा है और उसकी जो आहट है ना, वो बिहार में भी सुनाई देने लगी है जी। खैर, नरेंद्र मोदी को लेकर इस सप्ताह जिस तरीके से टिप्पणियों का दौर रहा, खास करके गुजरात आपके प्रमुख गोपाल इटालिया के द्वारा जी। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया मोदी के लिए और उनकी मां के लिए, जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते हैं कार्यक्रम में जी। इसके अलावा बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बिहार की पार्टी है, वो उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ढोंगी और बहुरूपिया कहा, कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से बयानवीर चुनावों के समय सक्रिय हो जाते हैं। और आज से 2 महीने पहले तक यही मोदी जी ललन सिंह के लिए आदरणीय थे, आज बहुरूपिया हो गए हैं। किस तरीके से चुनावी मौसम में परिस्थितियां बदलती है और इन बयानों का क्या मतलब? देखिए, खासतौर पे आपने जैसे जिक्र किया ललन सिंह का, या गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिए, प्रधानमंत्री पर दिए, उनकी माताजी पर दिए, तो ये सब दर्शाता है कि जो विपक्ष है वो खुद चुनाव के समय विकास से जुड़े मुद्दों की बात, या जो वास्तविक मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं करना चाहता, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है। पहले ऐसे आरोप सरकार पर लगते रहे हैं, सत्तारूढ़ दल पर लगते रहे हैं, लेकिन अब शायद विपक्ष ही नहीं चाहता कि मुख्य मुद्दों पर बातचीत हो। आपको हिसाब मांगना चाहिए कि गुजरात में आपने 27 साल से काम क्या किया। आप ये करने की बजाय प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पर हमले, ठीक है, राजनीतिक अगर होते हैं तो वो लोकतंत्र में जायज़ है, लेकिन राजनीतिक हमले अगर निजी हमलों का रूप ले लें, प्रधानमंत्री की जाति पर कोई उतर आए, प्रधानमंत्री की माताजी जो 100 वर्षीय वृद्धा उनकी माँ है, उन पर कोई उनका कोई मजाक उड़ाए, तो ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और अगर हम नरेंद्र मोदी का जो 20-21 साल का उनका लगातार सत्ता में रहने का एक जो रिकॉर्ड है, उस दौरान का उनका जरा एक राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें, तो जब जब ऐसे हमले हुए हैं, उन पर निजी हमले हुए हैं, उसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ है। मजबूत होकर उभरे हैं। क्योंकि आप देखिए, चाहे गुजरात के चुनाव के चौकीदार चोर है, चाहे गुजरात के चुनाव के समय मौत का सौदागर था, तो मतलब संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे इटली वाले हों, चाहे इटालिया हों, नरेंद्र मोदी पर अगर निजी हमले करेंगे तो उसका उनको दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। जनता जवाब देती है, नरेंद्र मोदी कभी जवाब नहीं देते हैं। जब आप देखिए, वरना तो अगर ट्विटर पर या सोशल मीडिया के किसी मंच पर आप देखेंगे, किसी नेता ने कुछ कहा, तुरंत उसका पलटवार आता है। नरेंद्र मोदी की जाति पर, नरेंद्र मोदी पर जितने निजी हमले होते हैं, वो जवाब नहीं देते, जनता जवाब देती है। उनको पता है कि मेरा काम बोलता है, मैंने जो काम किए हैं वो काम बोलेगा, जनता उसके आधार पर वोट देगी। तो इटली वाले हों, चाहे इटालिया हों, ये जो भी कह रहे हैं, इसका उनको जनता जवाब देगी। और जैसा कि स्मृति ईरानी ने तो दावा कर दिया है कि उनका घमंड ध्वस्त कर देगी गुजरात की जनता, देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी कुछ समय पहले तक ललन सिंह आदरणीय थे, उनके लिए आदरणीय थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब वो बहुरूपिया हो गए, ढोंगी हो गए। तो ये भी दर्शाता है कि जब आप पाला बदलते हैं, अटल जी ने भी कहा था, एक पुराने कोई उन्होंने शायद कोई कविता का एक जिक्र करते हुए कहा था कि हम, मतलब दुश्मनी इतनी भी मोल नहीं लेनी चाहिए कि जब हम दोबारा मिलें तो कम से कम आंखें तो मिला सकें। तो आप आज उनको ढोंगी बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, आप अभी संसद का सत्र होगा, आप जब आओगे तो नजरें कैसे मिलाओगे उनसे? आप ऐसे शब्दों का उनके खिलाफ उपयोग कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो केंद्र की सरकार है, उसके खिलाफ उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री पर हमला करके वो ब्रांड मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रांड मोदी में क्या है जनता के लिए, इसका बखूबी बखान बीजेपी के नेता देश भर में कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में करेंगे भी, जैसा क्योंकि चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। और जहां तक मैं मानता हूं कि अभी तो हिमाचल का ही चुनाव घोषित हुआ है, गुजरात का भी चुनाव घोषित होना, कार्यक्रम घोषित होना बाकी है,
लेकिन अभी से जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल निकला है और ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निजी हमलों में परिवर्तित हो चुका है, चिंता इस बात की है कि जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आएगी ये हमले बढ़ते जाएंगे, निजी हमले भी और बढ़ेंगे। तो इस पर चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए, हमारी अदालतों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि सरकारें कुछ नहीं करती हैं। सरकारों ने चुनाव आयोग के को कभी भी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दी है। उस चुनाव आयोग नोटिस भेज देगा आपको चुनाव के समय, आप पर हो सकता है कि चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या पूरे चुनाव तक लग जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो जब तक कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक सख्त प्रावधान नहीं होंगे, तो ये नेता जो इस तरीके की जो उनकी बयानबाजी है वो करते रहेंगे। और आप देखिए कि बात सिर्फ प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान की नहीं है, ये महिलाओं के अपमान की बात है कि किसी महिला के लिए ऐसे शब्द उपयोग किए गए। और आम आदमी पार्टी जो कि राजनीतिक शुचिता की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, एक नई तरह की राजनीति की बात करती है, अगर हाल के कुछ घटनाक्रमों को देख लें तो शायद ये दूसरे जो पहले के जो दल हैं उनसे ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं हर मामले में। चाहे आप देखिए भ्रष्टाचार के मामले कितने सारे आ गए हैं, और जो वादे पूरे नहीं करने का जो एक रिकॉर्ड है वो भी अन्य दलों की तरह होता जा रहा है। तो ये प्रतिस्पर्धा उसमें नहीं कर रहे हैं कि ठीक है हम विकास के मामले में कर रहे हैं प्रतिस्पर्धा, या और हम क्या कर सकते हैं, नया क्या दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा उसमें हो रही है कि जिसमें पहले जो दल जिनके नाम पर जो नेगेटिव चीज़ें थी, तो नेगेटिव चीज़ों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उसमें आगे भी निकल रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। जो कहते थे पहले कि सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज नहीं है, आज वो सत्ता के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं, हर हाल में उनको भी सत्ता ही क्यों चाहिए। जो लोग उसी दिन दावा करते हैं कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, वही स्पेशल जेट से, हाँ बिल्कुल, चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा करते हैं। तो ये जनता देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आप कोई भी यकीन नहीं कर सकता भगवंत मान के इस बयान पर कि अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन में बैलेंस नहीं था। मुख्यमंत्री हैं वो, उनको निजी मोबाइल रखने की जरूरत भी नहीं है। सरकार उनको, मुख्यमंत्री को, पार्षदों को, विधायकों को, सांसदों को एक अच्छा खासा पैकेज देती है कि आपको जो फ़ोन का बिल है, आपका चाहे लैंडलाइन हो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, उसका जो इतना बिल का भुगतान सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री के लिए तो कोई सीमा ही नहीं होती है। तो वो कहाँ से ये बात कह रहे हैं, और क्या उन्होंने सिर्फ मजाक में बात कह दी, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे बात कह दी, वो वही जानते हैं। खैर, आपने ब्रांड मोदी की बात की, तो ललन सिंह से बेहतर इसे कोई नहीं जानता होगा। मुंगेर में अगर नील अनंत सिंह की पत्नी को उन्होंने अगर 2019 के चुनाव में हराया था, तो ये ब्रांड मोदी का ही कमाल था, क्योंकि 2014 में खुद ललन सिंह मुंगेर से चुनाव हार गए थे और बड़े अंतर से हारे थे जी। खैर, अब अगले सवाल बीजेपी दावा कर रही है कि 2024 में भी हारेंगे ललन सिंह। देखना होगा। वो तो जदयू उधर अलग दावा कर रही है, लेकिन चुनाव की बात हो रही है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हिमाचल प्रदेश के लिए हो गया है, गुजरात के लिए अभी नहीं हुआ है जी। ऐसा 2017 में भी हुआ था, जब दोनों राज्यों के चुनाव के लिए जो चुनाव के डेट्स थे उसको अलग अलग अनाउंस किए गए थे। हालांकि गिनती दोनों राज्यों की एक ही दिन हुई थी जी। लेकिन विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर चुनाव 12 नवंबर को हो रहे हैं तो 8 दिसंबर को नतीजे क्यों आ रहे हैं जी। क्या यहां भी भाजपा साठगांठ कर रही है? इतिहास न देखकर, चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान न करके हर बात में राजनीति करना और फिर कहना कि संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। ये कहां से सही है सर? देखिए, अगर आपको आरोप लगाना है तो आप किसी भी स्थिति में लगाएंगे। अगर चुनाव आयोग ने ये कर दिया होता कि ठीक है, गिनती 8 दिसंबर को नहीं होकर ये हो जाएगी, 12 नवंबर को मतदान है तो मान लीजिए कि 16 नवंबर को या 20 नवंबर को हो जाएगी, तो कांग्रेस कहती कि गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है, ऐसे में हिमाचल की गिनती क्यों कराती? अगर मान लीजिए कि हिमाचल में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो जाती तो मतदाता जो गुजरात के हैं उनके मन पर प्रभाव पड़ता। चुनाव आयोग बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी स्थितियों को देखता है। तब ये कांग्रेस और अन्य दल यही आरोप लगाते कि बीच में माहौल को बीजेपी के पक्ष में परिवर्तित करने के लिए ये मतगणना का काम रखा गया। तो आरोप लगाने वाले किसी भी स्थिति में आरोप लगाएंगे, उनको आरोप लगाना ही उनका काम है। अब आपने कहा कि 2017 में भी पहले इसी तरीके से पहले हिमाचल की घोषणा हुई, फिर गुजरात की हुई। माफ कीजिएगा।
उस समय भी ये आरोप लगे थे खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर कि प्रधानमंत्री को गुजरात में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, अभी बाकी था, इसीलिए चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान रुकवाया गया। इस बार वो आरोप नहीं लगा, इस बार आरोप ये मतगणना को लेकर लगाया गया है। लेकिन आप देखिए कि हिमाचल में चुनाव पहले कराना बहुत एक हमारी तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक मजबूरी है। खासतौर पे जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, लाहौल स्पीति है और अन्य इलाके हैं, वहां पर जब हमारे मतदान कर्मी ही नहीं पहुंच पाएंगे, अगर बर्फ गिर जाएगी, मौसम खराब हो जाएगा, सर्दियां आने वाली हैं, तो मतदाता को तो आप भूल ही जाइए कि वो पहुंचेगा। तो मतदान कर्मी का वहां तक पहुंचना, हर मतदाता को मतदान स्थल तक पहुंच सुनिश्चित कराना, ये भी चुनाव आयोग का कर्तव्य है। तो चुनाव आयोग अपनी भी तो सहूलियत देखेगा कि हम चुनाव करा पाएंगे, किस स्थिति में करा सकते हैं, इसीलिए हिमाचल का पहले घोषित किया गया है। गुजरात का भी मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका भी कार्यक्रम घोषित हो सकता है, तो इसलिए इसको कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, उस पर वो बहुत सारी स्थितियों को देखता है कि ठीक है, चाहे सुरक्षा बल का मामला हो, वहाँ कानून व्यवस्था कैसी है। और हमारे चुनाव आयोग की तो आपको सराहना करनी चाहिए कि खासतौर पर अब आप देखिए कि ये कोविड काल के बाद पहला ऐसा चुनाव है हिमाचल का, गुजरात का, जिसमें कोई कोविड होने जा रहा है। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। अभी आप देखिए ना कि इसी साल जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर और गोवा में चुनाव हुए थे, तब पहले 2 फेजेस में तो खाली डिजिटल प्रचार की अनुमति थी। कुछ आप 10-20 लोगों को साथ में लेकर डोर टू डोर संपर्क कर सकते थे। कितने कोविड प्रोटोकॉल्स थे, हमारे चुनाव आयोग ने बड़े बेहतरीन तरीके से इसको संचालित किया था। पिछले साल आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, असम में और केरल में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में चुनाव हुए थे। उससे पहले बिहार में भी पहला चुनाव था जो कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। तो चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाने के बजाय आप देखिए कितनी मशक्कत करता है और स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हमारा चुनाव आयोग चुनाव कराता है। आरोप लगाने वाले, मैं ये कहता हूं कि आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे। अगर मतगणना की तिथि पहले की होती उन्होंने, तब भी आरोप लगता, अब बाद में रखिए तो भी आरोप लग रहा है। खैर, आरोप लगाने वाले सर ने जैसा कहा कि आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन आपका काम जो है वो हमारे इस प्रोग्राम को देखना है। तो अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।